औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज बात करेंगे हम बेनामी जायदाद के बारे में कि बेसिकली बेनामी जायदाद है क्या, या बेनामी ऑनर कौन है, और अगर कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है किसी के साथ तो वो बेनामी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर बात की जाए बेनामी जायदाद की तो उसकी कुछ मुख्तलिफ़ सूरत हाल हो सकती है कि किस वजह से बेनामी जायदाद बनाई गई है। उसकी पहली वजह तो ये भी हो सकती है कि लेट्स सपोज़ कि कोई एक सरकारी मुलाजिम है, उसकी सैलरी 50,000 है और उसके जो घर के जो मंथली ख़र्चे हैं वो 50,000 हैं या उससे ज़्यादा हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उसके पास एक अच्छी गाड़ी भी है, उसके पास एक महंगा बंगला भी है अच्छे पोश इलाके में, इसके अलावा उसके नाम पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो उससे किसी भी टाइम एक सवाल पूछा जा सकता है। एफबीआर वाले उससे पूछ सकते हैं कि ये जो आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, एक तो इसका टैक्स अदा करें, और दूसरा जो नैब वाले हैं अगर उनकी नज़र पड़ गई तो वो आके पूछेंगे कि आपने ये चीज़ें बनाई कहाँ से, आपकी जो इनकम है वो तो बड़ी मुश्किल से उससे आपके घर का ख़र्चा चलता है, इसके बावजूद आपके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदादें कहाँ से आ गई हैं। तो इस सूरत हाल में लोग क्या करते हैं, चूँकि उनकी इनकम तो होती है और वो सबको पता है कहाँ से होती है, तो वो इस तरह करते हैं कि अपने किसी भाई के नाम पर प्रॉपर्टी ख़रीद ली, पेमेंट इनकी होती है, सब पेमेंट इन्होंने की होती है, लेकिन प्रॉपर्टी जो नाम की जाती है वो दूसरे भाई के नाम होती है, या किसी मुलाजिम के नाम पर ख़रीद ली, या किसी और अज़ीज़ रिश्तेदार के नाम, किसी भी दोस्त के नाम वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली। अब कब्ज़ा भी इनके पास होता है, पेमेंट भी इन्होंने की होती है, असल डॉक्यूमेंट्स भी उस प्रॉपर्टी के इनके पास इन्होंने ख़ुद ही संभाल के रखे होते हैं, लेकिन नाम किसी और का, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसमें नाम किसी और का चल रहा होता है। तो जिसका नाम चल रहा होता है, ये प्रॉपर्टी जिसके नाम पर होती है वो बेनामी ऑनर कहलाता है, वो असल मालिक नहीं है। असल मालिक वही है जिसने पेमेंट की है। तो वो जो जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है वो बेनामी ऑनर होगा, और ये सारी प्रॉपर्टी इसका जो असल मालिक है जिसने पेमेंट की हुई है। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि कोई आदमी लेट्स सपोज़ किसी बाहर मुल्क में है, वहाँ से वो उसकी अच्छी इनकम है, उसकी कोई सेविंग वगैरह भी है, तो वो जो उसकी सेविंग है उसको वो इन्वेस्ट करना चाहता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लूँ। मिसाल के तौर पर वो एक मकान ख़रीदना चाहता है, तो वो यहाँ पर पाकिस्तान में अगर उसका कोई भाई है, उसके वालिद साहब भी हो सकते हैं, उसका कोई दोस्त भी हो सकता है, तो उनसे कहता है कि मैं प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ, रकम मैं भेजूँगा, आप उसको ख़रीद के अपने नाम ही बेशक करवा लें, जब मैं आऊँगा तो मैं अपने नाम उसको ट्रांसफ़र करवा लूँगा। अब अगर वो इस तरह करता है कि वहाँ से जो पेमेंट होती है, यहाँ जो उसका जो भी है, लेट्स सपोज़ भाई ही है उसका, तो भाई किसी के साथ मकान का सौदा तय करता है, इतने 1 करोड़ में ये मकान उन्होंने ख़रीद लिया, और जो सेलर है इस मकान का, जो मालिक है, तो उसका अकाउंट नंबर दे दिया गया भाई साहब को कि आप वहाँ से डायरेक्ट जो रकम है वो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। अब बाहर से भाई रकम यहाँ पर जो मकान का मालिक है उसके नाम ट्रांसफ़र कर देता है बैंक अकाउंट में, और जो रजिस्ट्री वगैरह होती है वो छोटा भाई अपने नाम करवा लेता है या वालिद साहब अपने नाम करवा लेते हैं। जब वो अपने नाम करवा लेते हैं, मकान का कब्ज़ा जो बाहर भाई बैठा हुआ है उसके बीवी बच्चों को मिल जाता है, वो आके उसमें रिहाइश रख लेते हैं। अगर तो ऐसी सिचुएशन है कि वो कब्ज़ा उनको मिल जाता है तो वो आके उसमें रिहाइश रख लेते हैं, जो असल रजिस्ट्री है वो भी वो अपने पास रख लेते हैं, बेशक भाई के नाम या वालिद के नाम या किसी भी और बंदे के नाम पर है, लेकिन ये ओरिजिनल रजिस्ट्री भी अपने पास रख लेते हैं। अब कल जब दूसरा भाई बाहर से आता है तो वो आके जिसके नाम पर ये उसका मकान है, तो वो उससे कहता है कि अब मैं आ गया हूँ पाकिस्तान, आप इस तरह करें कि ये जो प्रॉपर्टी है आप मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दें।
दूसरे के भाई है या जो भी उसका रिश्ता है, दिल में लालच आ जाता है, वो इनकार कर देता है, ये तो मेरा मकान है, आपने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है, आप यहाँ से निकले, मेरी प्रॉपर्टी मेरे हवाले करें, या आप इतनी पेमेंट मुझे दें, अदरवाइज़ मैं आपको आपके ख़िलाफ़ केस कर देता हूँ। इस सूरत में जो भाई जिसने ये सारी रकम भेजी, ये मकान ख़रीदा, तो उसकी जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो डूबने का ख़तरा पैदा हो जाता है। वो बेचारा परेशान हो जाता है, अब मैं क्या करूं। तो अब ये जो भाई है जिसके नाम पर ये मकान ख़रीदा गया है, ये बेनामी ऑनर होगा। ये असल ऑनर नहीं है, असल मालिक नहीं है, ये बेनामी ऑनर है। असल मालिक वही है जिसने बाहर से रकम भेजी है। अब आगे चलते हैं। लेट्स सपोज ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो उसमें क्या करे, जो भाई जिसने पैसे भेजे हैं उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। वो कोर्ट में जाए, एक केस फाइल करे, किसी वकील से रब्ता करे, वकील साहब वहाँ पर केस फाइल करेंगे, और केस फाइल करने के लिए उसके पास 4 इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं बेनामी जायदाद को अपने नाम ट्रांसफ़र करवाने के लिए, वो 4 इंग्रेडिएंट्स लाजमी आपने पूरे करने हैं, अदरवाइज़ आपके नाम पर यह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी अदालत में भी। वो 4 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास कोई मोटिव होना चाहिए कि आपने किस वजह से और क्यों किसी और के नाम पर यह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाई है। कोई वैलिड रीज़न होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई मोटिव नहीं है, आपने बिला वजह किसी के नाम पर, आप यहाँ पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, ख़ुद वहाँ बैठे हुए हैं, सारी पेमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप दूसरे भाई के नाम या बहन के नाम या वालिद साहब के नाम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि आपने उनके नाम क्यों ट्रांसफ़र करवाई थी, तो इसका मतलब है आपने उनको गिफ्ट किया है। अगर गिफ्ट किया है तो फिर ये आपको दोबारा नहीं मिल सकती। तो इसलिए आपके पास कोई वैलिड रीज़न हो कि अगर आपने दूसरे भाई या वालिद साहब के नाम ट्रांसफ़र करवाई है तो उसकी वजह क्या थी। अगर तो आप बाहर थे तो फिर तो आपका जो एक मोटिव है, वजह है, वैलिड रीज़न आपके पास है कि चूँकि मैं वहाँ अवेलेबल नहीं था तो मैंने भाई को कहा, ट्रांजैक्शन मैंने कर दी, पेमेंट मैंने की, लेकिन भाई को कहा कि अपने नाम ट्रांसफ़र कर लो। पहला इंग्रेडिएंट क्या होगा बेनामी जायदाद का? वो है मोटिव, कि आपके पास कोई वजह होनी चाहिए कि किस वजह से दूसरे भाई के नाम या दूसरे किसी भी आदमी के नाम आपने ये जायदाद ट्रांसफ़र की है। अब दूसरी चीज़ इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है कंसिडरेशन, कि आपने, कंसिडरेशन क्या होती है कि जो आपने पेमेंट की है वो उसका कोई आपके पास सबूत होना चाहिए। अब तो अगर आप बाहर बैठे हुए हैं और आपने पेमेंट जिससे मकान ख़रीदा था उसके डायरेक्ट आपने ख़ुद उसके अकाउंट में पेमेंट भेजी है, पे ऑर्डर के थ्रू भेजी है या किसी भी तरीके से ऐसे चेक के थ्रू पेश किया, जो भी किया है, तो अगर आपने थ्रू बैंक या इस तरीके से पे किया है, डायरेक्ट आपने जो सेलर था उसको आपने ख़ुद पेमेंट किया है, तो फिर तो आप उसको साबित कर देंगे ये ट्रांजैक्शन है। आप उसकी मनी ट्रेल दे देंगे कि ये मैंने इतनी अमाउंट वहाँ से भिजवाई थी। तो अगर तो वो आपने थ्रू बैंक भिजवाई है तो फिर तो आप साबित कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने भाई के नाम भिजवाई या आपने किसी और के नाम पर भिजवाई या आप थोड़ी थोड़ी करके भेजते रहे, तो अब साबित करने के वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप वो पेमेंट, अगर मकान 1 करोड़ का है तो आपके लिए वो साबित करना है कि ये पेमेंट आपने किया है, तो कैश पेमेंट को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कंसिडरेशन जो होता है उसको भी साबित करना वो आपका ही काम है। तो इसलिए जब भी पेमेंट की जाए तो कोशिश करें वो थ्रू बैंक ही पेमेंट की जाए। उसके बाद जो तीसरा इसका इंग्रेडिएंट होता है वो है पोजेशन। आपने मकान ख़रीदा, बेशक आप मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपके बीवी बच्चे या आपके जो भी लीगल एयर्स हैं वहाँ मौजूद हैं। वो मकान, प्लाट, जो भी चीज़ है वो बेशक भाई के नाम है, किसी दोस्त के नाम है, किसी भी और आदमी के नाम पर है, लेकिन उसका कब्ज़ा आपके पास है। अगर तो कब्ज़ा आपके पास है तो फिर आप उसको साबित कर सकते हैं। ये उसका जो तीसरा इंग्रेडिएंट है आप वो भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर कब्ज़ा भी जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसी के पास है तो फिर आपके लिए ये मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो तीसरा इसका इंग्रेडिएंट जो होता है वो है पोजेशन। पोजेशन आपके पास होना ज़रूरी है। और इसका जो चौथा और आखिरी इंग्रेडिएंट है वो है टाइटल डॉक्यूमेंट जो होता है इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। टाइटल डॉक्यूमेंट कौन सा होता है कि जो रजिस्ट्री करवाई जाती है।
तो अगर रजिस्ट्री करवाई है तो वो जो ओरिजिनल रजिस्ट्री है वो भी आपके पास होनी चाहिए, ना कि उस ख़रीदने वाले के नाम पर, जिसके नाम पर मतलब ये ख़रीदा गया था। अगर तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पास है तो फिर आपके लिए ये साबित करना मुश्किल है कि ये बेनामी जायदाद थी, ये बेनामी ऑनर है। लेकिन अगर उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो आपके पास है तो फिर आप इसका जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो भी आप पूरा कर रहे हैं। तो किसी भी बेनामी जायदाद को साबित करने के लिए कि ये बेनामी जायदाद थी और ये जो आदमी है ये बेनामी ऑनर था, असल प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ, अगर आप इसको साबित करना चाहते हैं तो फिर ये 4 इंग्रेडिएंट्स आपने लाजमन पूरे करने हैं। अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि बेनामी जायदाद को आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र करें। और अगर ये 4 इंग्रेडिएंट्स आप पूरे कर रहे हैं, आप वकील साहब के पास जाएँ, वो आपका दावा फ़ाइल करेंगे, उसके बाद केस चलेगा, शहादतें होंगी, ओरल डॉक्यूमेंट्री आर्गूमेंट्स होंगे दोनों साइडों से, तो उसके बाद केस जाके डिसाइड होगा कि आया आप इसके मालिक हैं कि नहीं। और अगर आपने ये ट्रांजैक्शन और जो मोटिव है, कंसिडरेशन है, पोजेसन है जो प्रॉपर्टी का, प्लस पोजेसन जो इसके टाइटल डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें साबित कर दी तो फिर आपके नाम पर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। अब इसमें एक और 2017 में एक इसका एक्ट पास हुआ है, क्योंकि अक्सर देखने में आता था जैसे फलूदे वाले के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल आए, तंदूर वाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकल आए। तो अब इस पर एक कानून बनाया गया 2017 में, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017। उसके मुताबिक कोई भी बेनामी जायदाद अगर ख़रीदी जाती है तो इस एक्ट की जो सेक्शन 51 है, सॉरी 55 नहीं 51, सेक्शन 51 के तहत ऐसे आदमी को जो बेनामी जायदाद ख़रीदेगा तो उसको 1 से 7 साल तक सज़ा हो सकती है, जेल जाना पड़ेगा, प्लस उसको जुर्माना हो सकता है जो कि प्रॉपर्टी जो लेट्स सपोज के 1 करोड़ में अगर आपने ख़रीदी है तो उसका 25% मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रॉपर्टी का रेट लगाया जाएगा। बेशक आपने रजिस्ट्री पर वहाँ पर 25 लाख लिखी हुई है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ पे है, तो आपको जो फ़ाइन पे करना पड़ेगा वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा और 25% होगा। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 25 लाख का जुर्माना आपको हो सकता है, या दोनों सज़ाएँ भी आपको हो सकती हैं। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि ये जो प्रॉपर्टी है अगर आपने अपने ब्लड रिलेटिव के नाम, वो बेनामी ऑनर हैं, तो फिर आपको ये सज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ब्लड रिलेटिव के अलावा किसी और के नाम पर ख़रीदी है तो फिर आपको सज़ा हो सकती है और प्रॉपर्टी भी ज़ब्त हो सकती है। ये दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं, प्रॉपर्टी भी ज़ब्त हो सकती है। तो ब्लड रिलेटिव में कौन कौन है? अगर आपने किसी भाई के नाम ख़रीदी, बहन के नाम ख़रीदी, वालिद वालदा के नाम ख़रीदी, या आपने अपनी बीवी के नाम ख़रीद ली, बच्चों के नाम ख़रीद ली, तो उस सूरत में आपकी बचत हो सकती है, आप केस करके उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसमें सज़ा भी हो सकती है। अब एक और सूरत हाल होती है कि लेट्स सपोज एक आदमी किसी बाहर मुल्क में है, वो माहाना वहाँ से 1 लाख रुपए ख़र्चे के तौर पर अपने घर वालों को भेजता है। अब घर का निज़ाम बड़ा भाई, उसका कोई बड़ा भाई है तो वो चला रहा है, या उसका कोई छोटा भाई है या वालिद साहब है, तो वो 1 लाख रुपया उनके नाम आता है, उसमें से वो 50,000 रुपये घर का ख़र्चा उसमें लगा देते हैं और 50,000 रुपये वो बचा लेते हैं, सेविंग करते हैं। तो इस तरह सेविंग करते करते वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लें। अब अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ली तो ये बेनामी जायदाद नहीं होगी, ना ही वो बेनामी ऑनर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो आपके पास कोई मोटिव है, ना आप कंसिडरेशन आपने पे की है, और ना ही आप उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह जो है वो मनी ट्रेल है वो दे सकेंगे। उसके अलावा जो टाइटल डॉक्यूमेंट, कब्ज़ा, सब कुछ डेफिनेटली जो जिसने इस तरीके से ख़रीदी होगी तो उसके पास ही होगा। तो चारों इंग्रेडिएंट्स आपके लिए साबित करने बहुत मुश्किल होंगे। तो ऐसी सूरत में फिर आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। व्यूअर्स, आज का लेक्चर सुना आपने, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर मिली होंगी, नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी इमानिल्लाह।